हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइडा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसके कुछ लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, एक चीज कहना चाहेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हो कि रोज ऐसे कंटिन्यू करते हैं कि पहले कुछ पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद सीरीज को, तो उसी तरह से करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज का जो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है वो पॉइंट हो जाता है बीजों का अंकुरण। यानी बीजों का अंकुरण क्या होता है, किसको कहते हैं? ठीक है, तो मान लीजिए कोई आपने एक बीज ले लिया, ठीक है, कोई आपने एक बीज ले लिया, मान लीजिए सेब का बीज है, तो ये अगर आप इसको इसी तरह से, जैसे ये बीज हो जाता है, कद्दू का बीज हो जाता है, लौकी का बीज हो जाता है, खरबूजे का बीज हो जाता है, ककड़ी का बीज हो जाता है, यानी हर पौधे का बीज होता है, ठीक है। तो उसमें किन किन चीजों की नीड होती है? तो पानी की, ताप की, वायु की। अगर ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं तो क्या बीजों का अंकुरण हो पाता है? तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं बीजों के अंकुरण के लिए। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने 2 जार ले लिए, ठीक है, 2 जार ले लिए और उसमें क्या किया, एक में आपने बीज डाला और दूसरे में भी आपने बीज डाला। बीज डालने के बाद आपने एक में पानी दे दिया, पानी डाल दिया और दूसरे में पानी को नहीं डाला, यानी आपने पानी यानी जल आपने नहीं दिया। अब इसको आपने क्या किया कि आपने दूसरे तीसरे दिन देखा, तो क्या इसमें होता है, क्या ये बीज में अंकुर आए या ये अंकुरित हुआ? तो नहीं अंकुरित हुआ। क्यों नहीं अंकुरित हुआ? क्योंकि इसमें जल यानी पानी नहीं इसको मिला। तो जब पानी नहीं मिला, 2 चीजें मिली इसको, ताप मिला और क्या मिला, वायु मिली, लेकिन जल नहीं मिला। तो यानी ये बीजों में अंकुरण नहीं हो सकता। और चाहिए क्या क्या? जल भी चाहिए, जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए और क्या, ताप भी चाहिए। और इसी तरह से आपने अगर फिर से हमने इसको थोड़ा सा और समझा कि हमने 2 जार फिर से लिए, क्या किया, 2 जार हमने फिर से लिए, क्या किया, 2 जार हमने फिर से लिए, दोनों में बीज डाला और इसमें हमने पानी डाल दिया और इसमें भी हमने पानी डाल दिया। और क्या किया, इसको हमने एक को ढक के रखा और एक को हमने प्रकाश में रखा। तो क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद देखेंगे तो जिसको हमने ढक के अंदर कमरे में रख लिया, तो क्या उसमें आपको बीज अंकुरित हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं अंकुरित हुआ? क्योंकि इसको अब प्रकाश नहीं मिल रहा है, ताप नहीं मिल रहा है। और जब हम 3 चीजें जरूरी है और 2 ही चीजें मिल रही है, यानी बीज अंकुरित नहीं होगा। बीज अंकुरित कब होगा? बीज में अंकुरण कब निकलेगा? जब इसमें तीनों चीजें इसको प्राप्त होंगी। जब तीनों चीजें मिलेंगी तभी तो वो अंकुरित होगा। तो यही तो होता है ना बीजों का अंकुरण। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपके मस्तिष्क में बैठ गया होगा, क्योंकि चीजों को आसान तरीके से सीखिए तो चीजें समझ में आती हैं। और जब आसान तरीके से चीजों को नहीं समझते हैं तो क्या होता है, उसमें डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, और डाउट और कंफ्यूजन की जगह तो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं बीजों का प्रकीर्णन। तो बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है? तो सबसे पहले हम प्रकीर्णन को समझ लेते हैं, क्योंकि जब इसी को नहीं समझेंगे तो हम उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी आंसर कैसे लिखेंगे? तो प्रकीर्णन का मतलब होता है छितराव। क्या होता है? छितराव। अब आप कहेंगे कि मैम छितराव क्या होता है? छितराव मतलब बिखराव। बिखराव होता है। क्या होता है? तो बिखराव होता है। हमने क्या किया, बीजों को बिखेरा। कैसे बिखेरा? ऐसा तो हम नहीं है कि आपने ऐसे लिया और इस तरह से डाल दिया बीज को और बीजों का बिखराव हो गया, इसको हमने बिखराव कहा, ऐसा नहीं है। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि बीजों का छितराव और बिखराव या प्रकीर्णन
वायु द्वारा इसको समझ लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इसको इरेज किया, थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समझाएंगे कि आप लोग चाहे वो बहुविकल्पी में आ जाए, दिलघु में आ जाए, लघु में आ जाए, आप उसको बहुत अच्छे से लिख पाए। तो सबसे पहले क्या होगा, वायु द्वारा। वायु द्वारा बीजों का छिद्राव बिखराव कैसे होता है, जैसे आप जा रहे हो, मान लीजिए आप कहीं भी आप निकले हो और बाजार की तरफ जा रहे हो, ठीक है, वहां पे आपने एक बिल्डिंग देखी, 3 मंजिल की बिल्डिंग आपने देख ली, ठीक है। अब उसमें देखा कि जो 3rd फ्लोर है उसकी दीवार पर बाकायदा क्या है, दीवार है और उसपे बाकायदा अच्छे से प्लास्टर हो रखा है और अच्छे से पेंट भी हो रखा है, लेकिन फिर भी उसका जो 3rd फ्लोर है क्या है, जो 3rd फ्लोर है उसकी दीवार के ऊपर एक पौधा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो उसकी दीवार पर एक पौधा लगा हुआ है। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे संभव है, यहाँ पे ये पौधा लगा हुआ है, किसी ने इसको लगाया होगा। माइंड में भी ये बात आती है कि भाई हाँ, बिना लगाए ये पौधा कैसे आ सकता है ना, है ना, ये सोचने वाली बात। अब इसको क्लियर करते हैं, ये पौधा आखिर यहाँ पे कैसे आया। ये शर्त नहीं है किस चीज का पौधा है, किसी भी चीज का हो सकता है। जो पौधा वहां पे गया है, जो बीज गया है उसका पौधा उगेगा, जिस चीज का बीज होगा, ठीक है। यही कहते नहीं कि बोओगे गेहूं तो दूसरी चीज कैसे पाओगे, यानी गेहूं बो के आए तो धान नहीं पाओगे, बोओगे गेहूं तो बबूल नहीं पाओगे, या बबूल बोओगे तो गेहूं नहीं पाओगे। यानी कहने का मतलब ये है कि गेहूं का बीज आप डालोगे तो गेहूं ही मिलेगा, यहाँ पे ये चीज हो जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे ये कैसे आया, तो इसको हम समझते हैं कि जब क्या हुआ, हवा चली, ठीक है, हवा चली और वो बीज जो है, जो पेड़ का जो इसका बीज है, जो ये पौधा उगाया है, तो क्या हुआ, वो हवा के द्वारा वहां पे जाके सेट हो गया। वहां पे दीवार में थोड़ा सा स्पेस होगा, थोड़ी सी सांप नहीं, दरार टाइप की नहीं हो जाती है दीवार में, तो वो दरार पड़ गई। अब क्या हुआ, वो पौधा वहां पे, वो बीज जाके वहां पे सेट हो गया, या मान लीजिए यहाँ पे हल्की सी दरार है, यहाँ पे सेट हो गया। अब उसको क्या क्या चाहिए भाई, उसको जल चाहिए, वायु चाहिए, ताप चाहिए, और तीनों चीजें उसे मिल रही हैं। और जब तीनों चीजें उसको मिलेंगी तो जाहिर सी बात है पौधा उगाएगा, जब पौधा उगेगा तो वो बड़ा भी होगा। तो इसीलिए तो देखिए आप दीवारों पे बड़े बड़े पौधे लग जाते हैं, कहते हैं अरे ये किसने उगा दिया यहाँ पे, ऐसा हम लोग भी सोचते थे, देखते थे, कहते थे अरे यहाँ पे पौधा कैसे उगाया, भाई बड़ी अचंभे की बात है। छोटे थे, नहीं समझ में आता, नहीं पढ़े थे, यहाँ पे नहीं पहुंच पाए थे। सभी की अवस्थाएं ऐसी होती हैं भाई, सभी, आप भी, हम भी, सभी शिशुअवस्था में थे, सभी बाल्यावस्था में थे, सभी किशोर अवस्था में आए, है ना, तो ये चीज हो जाती है। अब ये तो हो गया वायु द्वारा कि कोई बीज उड़कर कहीं पे चला जाता है, वहां पे पौधा उगाता है। उसके बाद देख लेते हैं जल द्वारा, किसके द्वारा, तो जल द्वारा। अब जल द्वारा बीजों का परिकीर्णन कैसे होता है, छिद्राव बिखराव कैसे होता है भाई, नदी है, ठीक है ना, नदी है और इसके पास में पौधे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें जो फल लगा हुआ है तो ये फल टूट के गिर गया ना। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे बहते 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 चला गया, जहाँ पे ये ठहरेगा यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, जल तो मिल ही रहा है, वायु भी, ताप भी, सभी चीजें मिलेंगी। और ये क्या है, यहाँ पे ठहरा और यहाँ पे पौधा निकल आया, यानी उसी का पौधा निकल आया, जैसे नारियल है ना, बहते बहते गया और उसका पेड़ वहाँ पे उगाया। तो ये वायु द्वारा हो गया, जल द्वारा हो गया। अब हम बात करते हैं पशुओं द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है। तो पशुओं द्वारा ऐसे प्रकीर्णन होता है कि मान लीजिए इसको यहाँ पे 2 मिनट के लिए, ये भैंस है, ठीक है, यहाँ पे ये भैंस है, तो क्या हुआ, ये चल रही है, ठीक है, ये खेत में क्या कर रही है, चल रही है और मतलब अपना भोजन अपना ग्रहण कर रही है। फिर उसके बाद ये करते करते गई, थक गई, यहाँ पे बैठ गई। फिर इसने सोचा अब चलते हैं अपने घर को, ठीक है। जब इसने सोचा कि चलते हैं अपने घर को, ये घर की तरफ चली। अब यहाँ पे क्योंकि खेतों में क्या होता है, और भी इस तरह से पेड़ पौधे लगे होते हैं छोटे छोटे, या यहाँ पे जो भी खेती की जिस चीज मतलब खेत में जो भी फसल उगाई गई है, वहाँ पे उस चीज का क्या हुआ कि जो बीज है वो भैंस की क्या हुआ, त्वचा में चिपक गया, क्या हुआ,
चिपक गया, और जब चिपक गया तो वो भैंस के साथ चल दिया। यानी चल दिया का मतलब नहीं उसके पैर नहीं थे जो वो चल दिया, लेकिन हाँ ये चीज हो गई कि वो भैंस जा रही है तो वो उसकी त्वचा में चिपका हुआ है और वो भी साथ में जा रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आया, हो सकता है उसके कहीं पे खुजली लगी हो जाता है भाई, सभी के साथ ऐसा होता है। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा इधर उधर ऐसे वैसे किया, और या चल रहा है वो जानवर चल रहा है, यानी भैंस चल रही है, तो क्या हुआ, हो सकता है वो जा रही है तो हिल रही है ना भाई, जब हम चलते हैं तो क्या होते हैं, हिलते डुलते हैं। तो वो बीज गिर गया, और जहाँ पे बीज गिरा, मान लीजिए यहाँ पे बीज गिरा, तो यहाँ पे ये पौधा उगाया। अब क्या हुआ, ये किसके द्वारा हुआ, ये जानवर के द्वारा हुआ। अब पक्षी के द्वारा कैसे होता है, किसके द्वारा, तो पक्षी के द्वारा कैसे होता है, तो पक्षी के द्वारा होता ऐसा है, इसने अपनी चोंच में दबा लिया कोई चीज। मान लीजिए अमरूद ये खा रहा है पक्षी, कोई पक्षी है, तोता है, मैना है, कबूतर है, कोई है जो अमरूद खा रहा है, और खाते खाते वो चोंच में दबा के और चला गया भाई। जब वो चला गया तो कहीं पे क्या हुआ, उसको प्यास लगी। अब उस जो उसने अपनी चोंच में दबा रखा है, तो उसको क्या किया, उसने वहीं पे छोड़ दिया। या हो सकता है कहीं पे उसको ऐसा लगा उसकी चोंच हल्की सी खुल गई और वो गया गिर। अब जब गिर गया तो ऐसी जगह पे वो पहुंचा जहां हमारा जाना संभव तो नहीं है। मनुष्य का जाना हर जगह पे तो संभव, हालांकि मनुष्य तो आज छाल पे पहुंच गया तो सभी जगह संभव है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्पेस होते हैं, ऐसी जगह होती है, पर्वत पहाड़ियां, ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऐसा लगता है बड़े खतरे की जगह है, लेकिन वहां पे भी पौधा उगा होता है। तो यही चीज है, पौधा इसलिए उगा होता है क्योंकि वो पक्षी के द्वारा उसकी चोंच से छूट गया, और जब चोंच से छूट गया तो वहां पे उसको क्या मिला, जलवायु ताप मिला, और वो पौधा गया उग, पौधा गया उग, है ना। और मिट्टी की भाई मृदा भी तो चाहिए होती है ना, पौधे को उगाने के लिए मृदा भी चाहिए होती है, तो वो पौधा उग जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, पशुओं द्वारा, पक्षी द्वारा, खुद मनुष्य द्वारा भी होता है। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है बीजों का प्रकीर्णन। तो आई होप अब आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रह गया होगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि प्रकीर्णन क्या होता है, अंकुरण क्या होता है, प्रकीर्णन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। यानी जिम्मेदार का मतलब ये होता है कि गलत के लिए नहीं है भाई, जहाँ पे पौधा उगेगा तो वो अच्छी चीज है, पौधा उगाना तो अच्छी चीज है। वैसे भी हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक पौधा जरूर उगाना चाहिए। देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, कितने लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कुछ लोगों की तो डेथ भी हो रही है क्योंकि मौसम ऐसा है। और जब मौसम इतना खराब है तो क्यों ऐसा है, क्योंकि पौधों की कमी है। हमारी पृथ्वी पर क्या है, पौधे बहुत ज्यादा मतलब संख्या में काटे जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा संख्या में उनका क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, और हम ही अपनी जरूरतों के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी जरूरतों के लिए पौधों को काट रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी ही जिंदगी खराब हो रही है ना, हमारी ही जिंदगी खराब हो रही है। लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं सोच रहा है, वो अपने में अहम भावना में है। कुछ लोग क्या है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो ये सोचते हैं कि अरे तो क्या है, पौधे नहीं है, हम ऐसे लगवा लेते हैं, हम और भी भाई ऐसे तो ज्यादातर जिनके पास भाई पैसे होगा वही लगवा पाएंगे। बेचारे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको छत तक नहीं नसीब होती, तो वो ऐसी में क्या रहेंगे, है ना। लेकिन ऐसी वाले भी ऐसा ना सोचे, उनके साथ भी क्या है, उसमें जो गैस निकलती है इतनी वो खराब होती है, जानलेवा होती है ना। और एसी में रहने वाला बंदा क्या होता है, वो जब धूप में निकलता है तो उसकी अचानक से उसकी मौत भी हो जाती है। ये आपने देखा होगा, आपने इस पे सर्च भी किया होगा, क्योंकि कहते हैं कि भाई हमने तो एसी में रहने वाले हैं, धूप में निकलेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, और ये सच्चाई है। और पहली बात, वो घर में ही उसमें जो गैसें निकल रही है वो भी हानिकारक है। हमारी जितनी भी सुविधाओं के साधन है उसमें हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो प्रकृति की तरफ से हमें उपहार स्वरूप चीजें मिली हैं उसमें हमें कोई नुकसान नहीं होता सिवाय फायदे के। कहते हैं किसी चीज में कोई नुकसान है, किसी चीज में कोई नुकसान है, लेकिन जब मनुष्य ही करता है, क्या करता है कि मनुष्य ही करता है, उसका मिसयूज करता है, तब वो प्रकृति की जो चीजें हैं वो नुकसान पहुंचाती है। लेकिन प्रकृति अपनी तरफ से नहीं नुकसान पहुंचाती है ना। अब जैसे भूकंप आता है तो क्यों आता है, क्योंकि मनुष्य ने इतनी जमीन को खोखला कर रखा है, इतना
क्योंकि हर एक चीज हमें जमीन से प्राप्त होती है, और जब उसको खोखला कर दिया है, वह खोखली चीज तो हिलेगी डुलेगी ही। तो ये चीज है यहाँ पे। तो हम लोगों को, हम अपने को कह रहे हैं, हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि ये चीज गलत है। हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कम से कम पर बंदा एक पौधा जरूर उगाए, है ना। तो यहाँ पे खैर बहुत लंबे में नहीं जाएंगे, बहुत लॉन्ग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको हो गया बीजों का परिकीरण। अब देख लेते हैं परागण। तो पर परागण और स्व परागण होता है। एक पर परागण होता है मतलब अपने ऊपर से, और एक स्व परागण होता है। तो इसको आप लोग कौन कौन से होते हैं, इसमें इसकी जो विशेषताएं हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और बाकी हम इस पे कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है भौतिक मापन। भौतिक मापन क्या होता है? तो मापन का मतलब ही होता है मापना, क्योंकि हर एक चीज एक मापन से होती है। जैसे हम आपको क्लास ले रहे हैं, तो हमें पता है या तो ये 30 मिनट का होगा, 35 मिनट का होगा, 40 मिनट का होगा, 60 मिनट का होगा, या 1 घंटे से ऊपर का होगा। लेकिन कुछ माप तो है, कुछ इसमें ये चीज तो है कि हाँ इतने घंटे का होगा। क्या आपने कोई चीज खरीदी, आप दुकान पे गए, तो क्या आपने कोई चीज जब खरीदी तो उसको तौले के मापेंगे। जो दुकानदार है वो आपको तौल के देगा। कपड़ा आपने खरीदा तो उसको इंची टेप से उसको मापा गया कि ये कितने मीटर है, ठीक है। फिर आप दर्जी के पास गए, उसने आपके शरीर को मापा कि हाँ इतने में आप जो आप कपड़ा लेके आए हो आपका सूट इतने में हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, कम है। फिर आपके शरीर की माप होती है कि हाँ आपके शरीर में क्या क्या चीजें कितनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रेस बनाया जाता है, यानी माप, है ना। उसके बाद आप चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। आप विद्यालय जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, कैसे जाते हैं? बिना ऐसे ही उठते हैं और चले जाते हैं बिना टाइम के। भाई 10, हाँ भाई हमने देखा, वॉच में देखा हमने कि कितना बजा है। हमें ऑफिस के लिए 10 बजे निकलना है, हमें स्कूल के लिए 7 बजे निकलना है। हम 7 बजे निकले, भाई हमारी छुट्टी कितने बजे होगी? भाई हमारी छुट्टी 4 बजे होगी। और स्कूल गए तो हमारी छुट्टी कितने बजे होगी? भाई 2 बजे होगी। यानी क्या हुआ, हमने उसको वॉच के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हमने उसको समझा, घड़ी से हमने उसको समझा। यानी यही नापना, तौलना, यही क्या होते हैं? भौतिक मापन होते हैं। जो और इसकी राशियां भी होती है, इस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज भौतिक मापन तक की चीजों को समझेंगे, और उसके बाद जो आपकी सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो अब आपने समझ लिया होगा कि भौतिक मापन किसको कहते हैं, यानी जो तौला जाता है, मापा जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो भौतिक मापन कहलाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट जरूर क्या कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और ये भी हम समझते हैं कि आप लोग चीजों को समझ रहे हैं, आप लोग चीजों को सीरियसली ले रहे हैं, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हम आप लोगों के लिए क्लास लाते हैं तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता है, टाइम भी लगता है, लेकिन हम ये सब आप लोगों के लिए करते हैं, है ना। तो हम अगर अपना 50% दे रहे हैं उस तरीके से, तो अगर अकेले कमाना चाहे तो अपना 110% देते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम सिर्फ पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे नहीं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए वो वाला जो 50% है, आप अपना 50% दीजिए, हम अपना 50% दे, दोनों मिलकर 100% होता है। जब 100% चीजें बनती हैं तो हमें क्या होता है, हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज और कहना चाहेंगे, हालांकि अभी हम सीरीज की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ये चीजों को समझ लें, क्योंकि दुनिया में क्या होता है, कोई भी शख्स जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं, तब तक आपका साथ कोई भी नहीं देता है। आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश लोग करते हैं, और ये समझते हैं किसी तरह से कि इसको हम किस तरह से कहाँ पे कौन सा पॉइंट आए जो हम इसको क्या करें कि गुमराह कर दें। गुमराह का मतलब ये होता है मिस लाइन कर दें, लाइन से इसको हटा दें। लेकिन आप लोग खुद अपना माइंड चलाए, कहते हैं कम बोल कर ज्यादा चीजों को समझना बेहतर होता है, लेकिन कम समझकर ज्यादा बोलना नहीं अच्छा होता है। तो जो ज्यादा बोल रहे हैं उनको बोलने दो, लेकिन हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, ज्यादा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसको यहाँ पे खत्म करेंगे, और जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सीरीज की तरफ।
चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको समझते हैं और किताबी भाषा में भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाता है, बीज के अंकुरण से आपका क्या तात्पर्य है? बीज के अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? तो बीज में भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में होता है, प्रसुप्त यानी सुस्त अवस्था में होता है, ठीक है ना। किंतु जब बीज को नमी, वायु तथा उचित ताप मिलता है, क्या क्या चीजें मिलती हैं? बीज को नमी मिलती है। अगर नमी नहीं होगी तो क्या बीज उगाएगा? नहीं उगेगा। वायु यानी उसको वायु भी चाहिए और उचित ताप भी चाहिए। तो इन सब जब ये अवस्थाएं मिलती हैं तो क्या होता है, बीज के अंदर असक्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाते हैं, यानी जो सक्रिय नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं तथा वृद्धि करना आरंभ कर देता है और एक नया व छोटा सा पौधा निकल आता है। इसी क्रिया को अंकुरण कहते हैं। अब आप बीज को क्या करें, बीज को आप भिगो के उसके बाद उसको किसी कपड़े में लपेट के रख दें और सुबह देखें उसमें छोटे छोटे अंकुरित होकर निकल आते हैं। या अगर एक दिन में वो नहीं निकलते हैं तो 2 से 3 दिन में तो उसमें आप देखेंगे कि अंकुरित हुए जो उसमें जो वो चीज़ पाई जाती है। इस तरह से मान लीजिए किसी चीज़ का बीज हो गया, मान लीजिए सेम ही का बीज हो गया, तो यहाँ पे समझ लेते हैं सेम का बीज इस तरह से कुछ होता है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको पानी में पहले भिगो देंगे, उसके बाद गीले कपड़े में, यानी कपड़े में बांध देंगे, वो गीला तो हो ही जाएगा और ताप मिलेगा उसको, तो क्या होगा, इसमें ये अंकुरित हो जाते हैं। और यहीं से क्या होता है, जब इसको ज़मीन में गाड़ा जाता है तो यही पौधे का रूप ले लेता है। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, तो सूखे बीजों को पर्याप्त समय तक गोदाम में रखा जा सकता है। भाई बिल्कुल बात सही है, आप सूखे बीज को कितने भी टाइम तक आप रख सकते हैं, है ना। इस अवधि में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल तो सही बात है, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे का तैसा वो रहेगा। जब उन्हें बोया जाता है तभी वे अंकुरित होते हैं और उनमें से मूल और पर्वों निकलते हैं। इनमें अंकुरण के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हो जाती है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप बीज को कितने भी लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन जब उसको आप भिगोएंगे, भिगो के उसमें आप उसको रख देते हैं तो क्या होता है, वो अंकुरित हो जाता है, यानी उसको क्या मिली, नमी मिली, ताप मिला, तो क्या हुआ, उसमें अंकुरित यानी उसमें अंकुर निकल आते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए 3 परिस्थितियां आवश्यक हैं, पानी, वायु, उचित ताप, यानी ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अगर इसमें कोई एक चीज़ की कमी रही, यानी वो पानी उसमें नहीं है, अगर जैसे भाई बीज को भी भिगोया नहीं आपने और उसमें वायु तो लग रही है, ताप भी लग रहा है, तो क्या उसमें अंकुरित वो हो गए? नहीं हुए। या वायु है तो पानी अगर मिला और उचित ताप मिला, वायु नहीं मिली, तब भी वो अंकुरित नहीं होगा। यानी ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब हम देख लेते हैं, बीज को जमने के लिए पानी भी आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? शीशे के 2 गिलास लो, दोनों गिलासों में थोड़ी सूखी रुई या सूखा लकड़ी का बुरादा डाल दो। दोनों गिलासों में 10-10 सेम या चने के बीज डाल दो। इनमें से एक गिलास में इतना पानी डालो कि रुई या बुरादा अच्छी तरह से भीग जाए। दोनों गिलासों को शीशे की प्लेट में ढककर कमरे में रख दो। गिलासों को 4-5 दिन बाद देखो, जिस गिलास में पानी नहीं था उसमें बीज अंकुरित नहीं हुए, परंतु दूसरे गिलास में बीज अंकुरित हो गए। इसमें यह सिद्ध होता है कि बीज के लिए अंकुरण के लिए, जो बीज है उसके अंकुरण के लिए पानी आवश्यक हो जाता है। यानी ये कह रहे हैं कि 2 गिलास आप ले लो, ठीक है, उसमें क्या करो, उसमें 2 गिलास में दोनों में बीज डाल दो। दोनों में आपने बीज डाल दिया और 1 गिलास में आपने पानी भरा, ठीक है, और 1 गिलास में आपने पानी नहीं भरा। और उसको क्या हुआ, अब उसको 1 गिलास में नमी भी मिल गई, जिसमें पानी भरा गया नमी भी मिल गई, प्लस क्या हुआ, बीज तो पड़ा ही है, प्लस उसको ताप भी मिल रहा है, यानी बीज अंकुरित हो गया। लेकिन इस गिलास में क्या हुआ, इसमें बीज था, ताप था, लेकिन उसमें पानी नहीं था, यानी जैसे का तैसा आपको बीज मिलेगा। यानी आप सिद्ध कर सकते हो कि बीज को बोने के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बीज को जमने के लिए वायु भी आवश्यक है, बिल्कुल बात सही है, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शीशे के 2 गिलास लो, पहले गिलास में आधे भाग तक पानी भर दो, दूसरे गिलास में पानी से भीगी हुई रुई या
भीगी हुई लकड़ी का बुरादा डाल दो। दोनों ग्लास में पानी में भीगी हुई रुई या भीगा लकड़ी का बुरादा डाल दो। दोनों ग्लासों में 10-10 सेम या चने के बीज डाल दो। जो ग्लास हैं उनको शीशे की प्लेट से ढककर कमरे में रख दो। 4-5 दिन बाद ग्लास में बीजों का निरीक्षण करो। पहले ग्लास में बीज फूल गए हैं परंतु अंकुरित नहीं हुए हैं। उन्हें पानी तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है परंतु वायु की कमी रही है। यानी जब बीज में नमी होगी तो वो फूलेंगे तो जरूर, लेकिन फूलने के बाद क्या हुआ, वो अंकुरित नहीं हुए। आखिर क्यों अंकुरित नहीं हुए? दूसरे ग्लास में रखे हुए बीजों को अंकुरित होने के लिए पानी और वायु उचित मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण बीज अंकुरित हो गए। यानी क्या है, जो दूसरा ग्लास दूसरी जगह पे रखा गया जहाँ पे उचित ताप भी मिल रहा है और वायु भी मिल रही है और पानी भी मिल रहा है, यानी वहाँ पे क्या हुआ, अंकुरित हो गए। तो ऐसे सिद्ध हो गया कि क्या हुआ है कि बीजों को जमने के लिए वायु भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बीजों को जमने के लिए उचित ताप भी आवश्यक है। तो बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त ताप आवश्यक है। विभिन्न बीज विभिन्न ताप पर अंकुरित होते हैं। गेहूं का बीज 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तथा मक्का का बीज 32 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस पर अंकुरित होता है। गेहूं के बीजों को अगर मई जून के महीने तथा मक्का के बीजों का दिसंबर जनवरी के महीने में बोया जाता है तो नहीं जमेंगे। पानी तथा हवा के उपलब्ध न होने पर जम जाते हैं। इसलिए एक मौसम में बोए जाने वाले बीजों को दूसरे मौसम में नहीं बोते। यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मौसम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चीज़ों को। अब जायद की फसल है, आप लोग जानते हो, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, ये कौन सी है, ये जायद की फसल है। तो अगर आप खरीफ की फसल में या रबी की फसल में इसको उगा दोगे, यानी इसके बीज डाल दोगे, तो क्या ये आपको मिल जाएगा। वो बात अलग की है कि उचित ताप, उचित पानी मिल गया तो हो सकता है पौधा उगाए, पौधा तो उगाएगा, लेकिन कहो उसमें फल आएंगे तो आपको नहीं। लेकिन उसके टाइम पे अगर आप बोएंगे, या खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, आपने खरीफ की फसल पे रबी की फसल उगा दी और रबी की फसल पे खरीफ की फसल उगा दी, तो भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम फिक्स होता है और टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्क करना रहता है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग आपने वर्क नहीं किया तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। बस वही चीज़ यहाँ पे आप मान के चले। अब क्वेश्चन हो जाता है नेक्स्ट, बीजों के प्रकीर्णन को समझा, इसकी प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। तो बीजों का प्रकीर्णन होता क्या है? बीजों का प्रकीर्णन यानी यहाँ पे हम समझ लेते हैं, यह सब विविध तथ्य सभी को ज्ञात है कि पर्यावरण की संरचना में पेड़ पौधों की मुख्य भूमिका होती है तथा पेड़ पौधे बीजों द्वारा ही बनते हैं, इसलिए बीजों का प्रकीर्णन अति आवश्यक है। बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्रकृति द्वारा कई प्रकार के उपाय किए गए हैं। बीजों के प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये पहली बात तो मैम प्रकीर्णन क्या होता है, हमें प्रकीर्णन के बारे में आप बताएं, इसको सरल भाषा में बताएं। तो हम इस पे डिस्कस करते हैं कि जो प्रकीर्णन होता है वो बीजों का छितराव या बिखराव। जैसे आपने देखा होगा कि कोई दीवार है और दीवार प्लास्टर है, उस पर पेंट भी है बाकायदा, लेकिन उस पर पौधा उगा है। आखिर ऐसा क्यों है भाई? कोई जाके इतनी ऊंचाई पे 2 मंजिल 3 मंजिल की दीवार पर जहाँ पे एकदम सपाट है, प्लास्टर हो रखा है, वहाँ पे पौधा उगाया, आखिर क्यों ऐसा हुआ? आपने कभी दिमाग लगाया? अब आप लगाइएगा अगर नहीं लगाया है, हालांकि लगाया होगा, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा होता है कि बीजों का छितराव या बिखराव से होता है। जैसे हवा चली और किसी ने कोई बीज खा के उसको डाल दिया, मान लीजिए खरबूजा खाया, तरबूज खाया, या और भी कोई पेड़ पौधे हैं। हर ये ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ का नाम ले ले बस उसी का पौधा उगाएगा, ऐसा नहीं। कोई भी पौधा उग सकता है जिसका वो हवा द्वारा प्रकीर्णन हुआ, मतलब हवा द्वारा प्रकीर्णन हुआ है। और क्या हुआ, वहाँ पे दीवार में कोई हल्का से सांख है, हल्का सा मतलब वहाँ पे छेद टाइप का है, और वहाँ पे जाके वो बीज बैठ गया। अब उसको क्या है, बीज की जगह उसको मिल गई। अब उसके बाद क्या हुआ, उसमें पानी भी मिल गया। भाई बारिश होती है तो ऐसा तो नहीं, बारिश तो सभी को भिगोती है, तो बारिश मिल गई यानी उसको पानी मिल गया, और ताप तो उसको मिल ही रहा है, यानी तीनों चीज़ें मिल गए। और जहाँ पे तीनों चीज़ें मिलती है वहाँ पे बीजों का अंकुरित होना ज़रूरी हो जाता है। तो वो अंकुरित हुआ और उसके बाद में वो पौधा बन गया। तो इस तरह से हो जाता है। आपने देखा होगा जानवर है, जैसे मान लीजिए भैंस है, तो भैंस क्या है, इस जगह से दूसरी जगह पे जाती है, वो बैठती है, और उसके बाद उसकी जो खाल होती है उसमें यानी त्वचा में उसके चिपक जाते हैं, कुछ चीज़ें चिपक गई।
कोई भी बीज चिपक गया और वो जा रही है और कहीं पे ऐसा हुआ वो बीज गिर गया, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे वो गिर गया। अब क्या हुआ, वहाँ पे उचित ताप, उचित मतलब पानी, हर एक चीज़, जितनी अवस्थाएं हैं पौधे को उगने के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं और वो पौधा उगा है। यानी यही बीजों का बिखराव, छितराव, प्रकीर्णन यही कहलाता है। तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे, इस प्रक्रिया में बीजों का प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है। जल के माध्यम से यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। हालांकि अभी हम लोग समझ चुके हैं, अभी ब्लैक बोर्ड पे हमने आप लोगों को समझाया इसके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस ना करते हुए अब हम इसको जो किताबी भाषा में है वो भी समझ लेते हैं। हालांकि आपने जो बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको बताया, आपने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और आप इसी तरह से लिखें। ज़रूरी नहीं होता जो किताबी भाषा में लिखा है वही आप करें, क्योंकि किताबी भाषा तो आपके पास नोटबुक पता नहीं कितने मटेरियल होंगे, तो किताब से ही पढ़ना होता है, तो अपने आप से नहीं पढ़ पाएंगे क्या, है ना। तो यहाँ पे हो जाता है, इस प्रकार के प्रकीर्णन बीजों की संख्या अत्यधिक होती है, इसके बीज अत्यधिक चिकने या जलरोधी होते हैं, ये बीज जल की लहरों के साथ बह जाते हैं और किनारों पर बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। अब पानी में बह गया कोई भी बीज, जैसे नारियल है, नारियल का वृक्ष लगा हुआ है, अब वो क्या हुआ, एक नारियल गिरा और पानी में बहते बहते कहीं और जाके टिक गया, वहाँ पे रुक गया मतलब, और रुकने के बाद वहाँ पे क्या हो, उसको जल तो मिल ही रहा, हवा भी मिल रही, रोशनी भी मिल रही, सब कुछ मिल रहा है, और उसने क्या किया, पौधे का रूप ले लिया। और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं फलों के माध्यम से। प्रकृति में कुछ फल इस प्रकार भी होते हैं कि फल पकने के बाद स्वयं ही फट जाते हैं और फटने के उपरांत इधर उधर बिखर जाते हैं। मटर की फली, सेम की फली इत्यादि। अब आपने देखा होगा खेतों में क्या होता है, आपने वो बीज भी नहीं डाल रखा है, लेकिन वो क्या हुआ, उस चीज़ का वो उगाया पौधा। तो ऐसा क्यों होता है, यही चीज़ होता है ना कि पहले आपने कभी बो रखा होगा या कोई निकला होगा उधर से, या कोई जानवर निकला होगा और उसकी त्वचा में चिपक गया होगा, और या वो फल है फटा होगा, वो बीज रह गया होगा और उसके बाद दूसरी फसल आपने उगाई, और लेकिन वो भी पौधा वहाँ पे उगाता है। उसके बाद है वायु के माध्यम से। वायु के माध्यम से नॉर्मल सी बात है कि हवा चली और बीज उड़ा और जहाँ पे जाके रुका वहाँ पे उसको तीनों चीज़ें मिल रही हैं, यानी वहाँ पे पौधा उगाता है। पढ़ लेते हैं यहाँ पे, किताबी भाषा भी देख लेते हैं। इसमें बीजों के प्रकीर्णन का माध्यम हवा होता है। इस माध्यम के प्रकीर्णन में वही बीज आते हैं जिनका भार नग्न अवस्था में, आकार में अति सूक्ष्म और संख्या में अधिक से अधिक हो, जिनको दूर दूर तक पहुँचाने में कोई परेशानी ना हो। शीशम, आर्कटिक, सूरजमुखी आदि। जंतुओं के माध्यम से, यानी जंतुओं के माध्यम से वही चीज़ जो अभी हम आपको बता रहे थे। इस प्रक्रिया में जीव जंतु बीजों का प्रकीर्णन अपने मल के माध्यम से भी करते हैं, और जीव जंतु जिन फलों को खाते हैं उन फलों के बीजों का समावेश होता रहता है, वह बीज मूल के साथ बाहर आ जाते हैं और बीजों का प्रकीर्णन होता है। गोखरू, लटजीरा आदि हो जाते हैं। तो जैसे क्या कहते हैं, जानवर है, 4 पैर वाले जानवर हैं या 2 पैर वाले जानवर, इससे कोई मतलब ये नहीं है कितने पैर वाले जानवर हैं, हमने यहाँ पे ये चीज़ बताई। और पक्षियों के द्वारा भी होता है। पक्षियों के द्वारा कैसे होता है भाई, वो उन्होंने खाया, उनकी चोंच में फंस गया, या वो लेके उड़े और दूसरी जगह पे वो फल गिर गया, तो उस चीज़ का पौधा उगाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन पर एक लघु टिप्पणी लिखी है। तो जल द्वारा, यानी अभी जिस चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे वही चीज़ हो गई कि जल के माध्यम से बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, बहाव से, है ना, बहाव से हो जाता है। तो जल के माध्यम से प्रक्रिया बीजों का प्रकीर्णन होता है इस प्रकार कि प्रकीर्णन में बीजों की संख्या अत्यधिक होती है, इससे बीज अत्यधिक चिकने व जलरोधी होते हैं। बीज जल की लहरों के साथ बह जाते हैं, किनारों पर बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है, जैसे नारियल, कमल आदि हो जाता है। तो ये जल के माध्यम से हो जाते हैं। परागण प्रक्रिया को समझाएं। परागण प्रक्रिया क्या होती है, तो परागकोशों में परागण बनने के बाद आवश्यक है कि परागण में नर केंद्रक, मादा युग्मक अंड तक पहुँचते हैं। पुष्प के परागकोश में परागण के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जब एक पुष्प में परागकोशी के परागण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तथा अंकुरित हो जाते हैं, तो वह क्रिया स्वयं परागण। तथा जब किसी दूसरे पुष्प में उसी जाति के परागण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, तो इसे परपरागण कहते हैं। इसी प्रकार सभी एकलिंगी पुष्पों के परपरागण ही होता है, किंतु द्विलिंगी पुष्पों में दोनों में से किसी भी प्रकार का परागण हो सकता है। और परागण में परागणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर उच्च उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना होता है। इसके लिए किसी न किसी साधन
या कारक की आवश्यकता पड़ती है। परागण के इन कारणों को कर्मक भी कहते हैं और सामान्य वायु, जल अथवा जंतु प्राकृत होते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं परागण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो परागण को समझ लेते हैं, पुष्प के परागकोश में परागण कणों की उसी पुष्प अथवा दूसरे पुष्प के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का, स्वपरागण, परपरागण। ठीक है, स्वपरागण जब एक पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तथा अंकुरित हो जाते हैं तो वो क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यानी क्या कह रहे हैं कि जब एक पुष्प है, ठीक है ना, और उस पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर गिर जाते हैं तो क्या होता है, तो वो अंकुरित हो जाता है। और परपरागण जब किसी पुष्प के परागण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। यहाँ पे आप फिर से समझ लें, स्वपरागण जब एक पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यानी जो पुष्प है उसी पुष्प के परागण पर गिरे तो स्व मतलब खुद, स्व मतलब क्या होता है, खुद होता है ना, तो खुद पर ही गिरे तो वो क्या होता है, स्वपरागण। नाम ही से पता चल रहा है, पर यानी किसी पर, है ना, तो किसी दूसरे पर, यानी जब एक पुष्प का परागण पुष्प जो है वो दूसरे पुष्प पर गिरे तो क्या होता है, तो वर्तिकाग्र पर जब गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, परपरागण। तो नाम से देखिए पता चल रहा है, जैसे हमने आपको एक बताया था स्वपोषी और परपोषी, सेम वैसा है स्वपरागण और परपरागण, है ना। तो इसको आप नाम से अच्छे से समझ लें, इसमें हालांकि कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब समझ लेते हैं परपरागण के दो लाभ लिखिए। तो परपरागण से प्राप्त नई जाति अधिक उन्नत किस्म की होती है, रोग मुक्त होती है। यानी किसी पर, यानी परपरागण, तो इसमें क्या होता है कि जो नई प्रजाति प्राप्त होती है तो वो उन्नत किस्म की होती है और इसमें रोग, आप जैसे जब क्या होता है कि ये रोग मुक्त होता है। ठीक है, तो भौतिक मापन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। भौतिक मापन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। भौतिक मापन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। मापन हमारी एक दिन की जरूरत है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है और यह दोनों भौतिक राशियां हैं, इसलिए इसका मापन भौतिक मापन है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है कि वो यह जान सके कि अलमारी बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई व चौड़ाई जानने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने से क्षेत्रफल ज्ञात होता है, जिससे वह यह जान सके कि वह अपने खेत में उसको कितना बीज बोना है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। सब्जी, फल, अनाज विक्रेता अपने ग्राहकों को सही तौल दे सके, जिससे कि ग्राहकों को उसी प्रकार की, यानी किसी प्रकार की शिकायत ना हो। इसके लिए वह क्या करता है, इसके लिए वो तराजू और बाट का प्रयोग करता है। विद्यालय सही समय पर पहुंच सके, इसके लिए समय मापन घड़ी की जरूरत होती है। इसी प्रकार बुखार से पीड़ित रोगी के शरीर का ताप जानने के लिए आपके अभिभावक या डॉक्टर तापमापी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। और मापन के अंतर्गत जिन राशियों का मापन किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। इसलिए मापन की आवश्यकता का संबंध कहीं ना कहीं भौतिक मापन से भी जुड़ा होता है। तो आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया कि भाई भौतिक मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हर एक चीज को हमें नापना तौलना पड़ता है। जैसे दर्जी कपड़े को मापता है कि इतने में हो जाएगा, फिर उसके बाद माप भी लेता है। जिस शख्स के कपड़े सिलना होता है तो क्या करता है, उसकी माप भी लेता है कि फिटिंग भी सही हो, यानी माप रहा है। दूध वाला दूध देता है, माप कर देता है। तेल वाला तेल देता है, माप कर देता है। चीनी हम खरीदने जाते हैं और भी चीज़ें खरीदने जाते हैं ग्रोसरी पर, तो क्या होता है, वो माप के देते हैं, तौल के देते हैं। यानी तौलना और मापना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किसान है, खेतों की माप करता है, उसके क्षेत्रफल की माप करता है कि कितनी क्यारियाँ बनेगी, क्यारियों के बाद हमें कितना बीज बोना है। अभी कितना भी बड़ा खेत हो, आप किसान से पूछ लो कि मान लीजिए उसने बंद गोभी लगाई हुई है या गोभी लगाई हुई है। अब आप सोचोगे कि इतना बड़ा खेत है, इतनी क्यारियाँ हैं, लेकिन आप किसान से पूछोगे वो एक बंद गोभी के बारे में बता देगा कि इतनी क्यारी में, एक क्यारी में इतने लगे हुए हैं, पूरे खेत में इतना लगा हुआ है।
क्योंकि उनने क्या किया, नाप तौल करके हर एक चीज़ को परफेक्ट समझ के उस पर वर्क किया। यानी नापना तौलना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो नाप कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती है। मान लीजिए किसी को 1 किलो कोई चीज़ चाहिए तो केजी में हम लोग तौलते हैं, लीटर में तौलते हैं। मान लीजिए अगर किसी को कोई द्रव्य पदार्थ चाहिए होता है, तरल पदार्थ चाहिए होता है, तो उसको हम माप के देते हैं। इसमें कोई डाउट कन्फ्यूज़न नहीं रह जाती। हम विद्यालय जाते हैं तो क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमें समय का ज्ञान होना चाहिए, हम समय पर वहाँ पे पहुँच सके। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो भाई जाहिर सी बात है घड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से भौतिक मापन की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। अब आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे कि क्या होता है भौतिक मापन और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है चीज़ों को समझने के लिए। और जब चीज़ें आप स्किप करके देखते हैं या आपने वीडियो ही स्किप किया, मतलब एक आपने वीडियो देखा, दूसरा नहीं देखा, दूसरा देखा तो तीसरा नहीं देखा, तो चीज़ें इतनी समझ नहीं आती हैं। जब आप सीरियल वाइज चीज़ों को देखते हैं तभी चीज़ें आपकी समझ में आती हैं। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना रहेगा और लाइक तो आप कर ही देते हैं, ये तो हमें कहने की खैर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।